Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Class Plus 2 Commerce. Topic: Indian economy on the eve of independence. So, part C of Plus 2 economics book, Indian economy. So, chapter number 1 है Indian economy on the eve of independence. Topic presented by Parvinder Kaur, commerce teacher at Makamondai Oswald Public School. So we start with the introduction. The Britishers ruled over India for a long period. ब्रिटिशर्स ने बहुत लंबे समय तक भारत पे राज्य किया. दे केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर्स. वो व्यापारी बन के आए थे इंडिया में ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकम द रूलर्स. और राज करने लग गए इंडिया पे ड्यू टू देयर शीवर्ड डिसीटफुल और ऑप्रेसिव पॉलिसी. उनकी घटिया और धोखेबाज जो पॉलिसीज़ थी और गलत नीतियाँ थी, दैट्स वाई वो इंडिया पे रूल करने लगे. सो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, विद्रोह जो हुआ था 1857 में, उसके बाद द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. सो अंडर द ब्रिटिशर्स रूल वेदर अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड इंडिया. ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया को. However, as a consequence, as a result, a sustained struggle and unforgettable sacrifices, India attained independence on 15th August 1947. इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया. क्या इफ़ेक्ट्स पड़े हैं ब्रिटिश ने जब राज्य किया था? सो द ब्रिटिशर्स हैव हैड मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑन इंडिया. एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल के इफेक्ट से इंडिया वाज पॉलिटिकली यूनिफाइड हो गई थी इंडिया. अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वाज एस्टैब्लिश्ड एंड एन ऑर्गेनाइज्ड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री. मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस. सो सोशल रिफॉर्म्स हैं जैसे सती, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज वर्क टुक प्लेस. तो ब्रिटिशर्स ने जब रूल किया तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बढ़े और नेगेटिव भी हैं. तो ये जो पॉइंट्स हम कर रहे हैं दैट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट. नेक्स्ट, modern transportation system, especially railways, also evolved in the country. Monetary system of exchange developed in the economy and the economy moved towards commercialization and capitalism. But critics, अब इसकी डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं? ब्रिटिशर्स ने रूल किया है had a highly adverse effect on India. Further, all these developmental efforts are made by the Britishers. ये सारे efforts ब्रिटिशर्स की तरफ से किए गए हैं with the malified intentions to colonize India for a long period. ड्यूरिंग their रूल, उनके राज्य के टाइम, ब्रिटिशर्स वेदर ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश गवर्नमेंट, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने एक्सप्लॉयट किया है इंडिया को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली एंड फ्रॉम एवरी अदर पॉसिबल आस्पेक्ट. सो दे अडॉप्टेड सच पॉलिसीज़ विच मेड इंग्लैंड रिच. तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे इंग्लैंड रिच बन जाए और इंडिया पुअर बन जाए. सो इंडिया को उन्होंने ट्रैप किया है, फंसाया है, जैसे कहा जाए पॉवर्टी और बैकवर्डनेस में. दादाभाई नौरोजी हैं, उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया था इंडिया को बाय द ब्रिटिशर्स इन हिज फेमस बुक नेम्ड ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. सो इनफैक्ट ड्यूरिंग देयर रूल, उनके टाइम पे ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन इकोनॉमी इन सच अ मार्केट विच सप्लाइड चीप रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड. तो ब्रिटिशर्स ने जब वो राज करते थे हमारे इंडिया में, तो ऐसी मार्केट उन्होंने इस्टेब्लिश की कि वो हमारी मार्केट जो है इंडिया की, वो सस्ते प्राइस पे इंग्लैंड को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर हमने उनसे मंगवाना है तो वो हमें हाई प्राइसेस पे बेच रहे हैं. सो इससे क्या है, हमारी कंट्री को लॉस हो रहा था. सो दिस रिजल्टेड इन मल्टीपल बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड. तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? इंग्लैंड की इकोनॉमी को. बट द इंडियन इकोनॉमी बिकम द सब्सिडरी इकोनॉमी और द डिपेंडेंट इकोनॉमी ऑफ द इंग्लैंड. लेकिन हमारी इंडियन इकोनॉमी सिर्फ डिपेंडेंट बन के रह गई थी इंग्लैंड पे. नेचर क्या है, हमारे पास 5 तरीके के बिहेवियर हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस: अंडर डेवलप्ड, स्टैग्नेंट, डेप्रिशिएटेड, सेमी फ्यूडल एंड डिसइंटीग्रेटेड. सो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. इंडिया ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी. इसकी पर हेड इनकम जो थी वो बहुत ही लो थी, जो कि 47-48 में ₹230 ओनली थी हमारी पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमी. मोस्टली 70% हमारी पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट करती थी एग्रीकल्चर पे, और हमारे जीडीपी का 50% से ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था. पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी जो वीट की थी वो लो होती थी, जैसे कि 662 kgs, और पैडी की जो प्रोडक्टिविटी दैट इज़ 668 kgs पर हेक्टेयर. दैट्स वाई हमारा इंडिया दैट वो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी
मॉडर्नाइज्ड यूज़ नहीं कर रहा था, दैट्स वाई बैकवर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ चल रही थी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज सफरिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ओनली। तब के टाइम पे सिर्फ टेक्सटाइल, शुगर और जूट इंडस्ट्रीज़ ही वर्क कर रही थी। सो ये वाली इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। सो प्रोडक्शन जो क्लॉथ की थी वो 421.5 करोड़ मीटर और सीमेंट की 27 लाख टन्स, कमर्शियल व्हीकल्स की 9,000 यूनिट्स, शुगर 11.3 लाख टन्स और फर्टिलाइजर्स की 9,000 टन्स की प्रोडक्शन होती थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही पुअर था। जैसे कि पावर जनरेशन जो 1948 में थी दैट इज़ 2100 मेगावाट, और जो लेंथ है सरफेस रोड्स की दैट इज़ 157,000 किलोमीटर्स। रेलवे लाइन्स की जो लेंथ थी दैट इज़ 53,600 किलोमीटर्स ओनली। सो मेनली जो हमारी इंडियन इकॉनमी है इसमें आपको डाटा लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ लो लिविंग स्टैंडर्ड। लोगों को रहने का स्टैंडर्ड बहुत ही लो था बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी थी और लो पर कैपिटा इनकम थी, और लोगों के पास शॉर्टेज थी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। सो दैट्स वाई बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी उनके पास नहीं थी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम था, लो था। इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी। हमारी इंडिया की जो इकॉनमी है दैट इज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंट। हम रॉ मटेरियल तो बहुत ही सस्ते प्राइस पे इंग्लैंड को बेचते थे, लेकिन अगर इम्पोर्ट मंगवाना होता था मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड तो वो बहुत ही हाईली चार्ज करते थे। दैट्स वाई हमारी इंडिया की इकॉनमी डिपेंडेंट करती थी ऑन इम्पोर्ट्स, और ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या व्यापार की जो टर्म्स हैं वो बहुत ही अनफेवरेबल हमारे लिए अगेंस्ट होती थी, क्योंकि हमारे पास पैसा देने के लिए ज़्यादा है लेकिन हमें इनकम कम हो रही है। सेवन पॉइंट इज़ रूरल इकॉनमी। इंडिया के टाइम पे मेनली जो इंडियंस है वो रूरल एरियाज़ में रहते थे, इतनी डिपेंडेंट नहीं थी हमारी इकॉनमी। 86% ऑफ द पॉपुलेशन द कंट्री वाज डिस्टेंट इन रूरल एरियाज़। अर्बन पॉपुलेशन थी वो 14% थी। विलेजेस में बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। सो लिविंग स्टैंडर्ड था जो पीपल का वो बहुत ही लो था। लिटरेसी एंड इग्नोरेंस। ओनली 18% है जो हमारी इंडिया पॉपुलेशन की वो लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी। इट मीन्स दैट 82% वाज इलिटरेट। सो फीमेल लिटरेसी जो रेट था वो बहुत ही हाई था। दैट्स वाई इलिटरेसी देयर वाज अ वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस अमंग द मासेस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड, हमने अंडर डेवलप्ड इकॉनमी की है। सेकंड इज स्टैगनेंट। स्टैगनेंट मीन्स रुकी हुई इकॉनमी। सो स्टैगनेंट इकॉनमी होती क्या है, देयर इज़ नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब इकॉनमी में डेवलपमेंट नहीं होती बहुत ही लंबे समय तक तो उसको स्टैगनेंट इकॉनमी बोलते हैं, रुकी हुई इकॉनमी बोलते हैं। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज वेरी लो एंड फॉर सम ईयर्स इट वाज नेगेटिव। तो हम एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रोथ रेट दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 86 टू 1950। 1860 टू 85 पर ग्रोथ है 1.1 और ये है 0.5, और टेबल 2 में दिखाई गई है यही इनकम, उसमें 1896 और 1945 को कंपेयर किया है। तो 1896 में ये 1 है ग्रोथ रेट और 3645 में ये चला गया माइनस में। सो दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि कुछ कम होता ये नेगेटिव में भी चला जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो उससे वियर एंड टीयर होती है और डेप्रिसिएशन होती है गुड्स की, जो कि कैपिटल नेचर की गुड्स होती हैं। सो टू मेंटेन द एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए अब हमने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी करनी है लेकिन विदाउट वेस्टेज करनी है, तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और मेंटेन करने के लिए देयर इज़ अ नीड टू इन्वेस्ट रेगुलरली इन द कैपिटल स्टॉक। तो नीड थी कि कैपिटल स्टॉक में रेगुलरली इन्वेस्ट किया जाए। सो बट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स। बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी इन्वेस्टमेंट की जो कि कैपिटल गुड्स में होती थी। सो consequently as a result Indian economy was depreciated economy. So प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो ड्यू टू द कैपिटल फॉर्मेशन अब हो रही थी। लोग अपने सेविंग्स हैं, कुछ पोर्शन है सेविंग्स का या इनकम का, वो कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे इकॉनमी में। प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं वो भी डिके ख़त्म हो रही थी या बंद हो रही थी। सो देयर वाज अ मैनी रीजंस लाइक एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी। हम बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट,
decline in the imports of machinery due to Second World War, excessive exports to friendly nations by the इंग्लैंड है जो वो अपने फ्रेंडली नेशंस है उनको सामान भेजता रहता था इंडिया से. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट लीड टू depreciate द इंडियन इकोनॉमी. depreciate मीन्स वैल्यू को कम किया है. इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी इंडिया की वैल्यू को डिक्रीज़ किया है. नेक्स्ट इज़ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या है? हमारे इंडिया में तब लैंड रिफॉर्म्स सिस्टम चलते थे, जैसे ज़िम्मेदार्स और लोन्स देने के लिए शाहूकार, सो ये एक्सप्लॉयट करते थे. तो हमारी इकोनॉमी में सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का सिस्टम था. सो सेमी फ्यूडल अब इसमें क्या होएगा ये हम रीड आउट करेंगे. फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म के मिक्सचर की इकोनॉमी को हम बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. अब फ्यूडलिज्म क्या है? ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट लागू किए थे कुछ सिस्टम लाइक द परमानेंट सेटलमेंट, जिम्मेदारी सिस्टम टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू. भूमि कर कैलकुलेट करना है उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से. दैट्स वाई उन्होंने ये 2 परमानेंट सेटलमेंट और जिम्मेदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट किए. सो कॉन्सिक्वेंटली पावरफुल सेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ जिम्मेदार्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. एक पावरफुल सेक्शन जिम्मेदार्स का एग्जिस्टेंस में आया जो कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स को टेनेंट्स एज अ टेनेंट्स एग्रीकल्चर लैंड देते थे और जिम्मेदार्स एक्ट करते थे एज इंटरमीडिएरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द टेनेंट्स. सो दे हैव द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स ऑपरेसिव. गलत पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए ये गवर्नमेंट को हेल्प करते थे और फार्मर सफ़र करते थे फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, poverty and slavery, and no growth could take place in the agriculture sector. Capitalism economy क्या है? Under the British Indian economy evolved into capitalist economy. All the industries जैसे कि टेक्सटाइल, जूट, आयरन ये तो चल रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी चल रहा था और फ्यूडलिज्म चल रहा था. दैट्स वाई इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलेंगे सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. थर्ड इज़ इंटीग्रेटेड इकोनॉमी. इंटीग्रेटेड इकोनॉमी मीन्स बिखरी हुई इकोनॉमी. डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी. इंटीग्रेटेड होता है इकट्ठी हुई हुई, डिस मीन्स बिखरी हुई इकोनॉमी. जैसे इंडिया में पार्टीशन के समय टाइम पे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया था. सो ड्यू टू द हार्मफुल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स लाइक डिवाइड एंड रूल, इंडिया वॉज पार्टीशनड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. सो 2 नेशंस हमारे एग्जिस्टेंस में आए, इंडिया एंड पाकिस्तान. पार्टीशन जो हुई थी कंट्री की, सो पार्टीशन जो हुई थी कंट्री की, तो उससे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या पड़े हैं? लो पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम जो है, पर लैंड कैपिटा इनकम है वो कम हो गई. एग्रीकल्चर सेक्टर को डिसएडवांटेज हो क्योंकि मेन जो एरिया था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया और फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई. एडवर्स इफेक्ट पड़े हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे. फॉरेन ट्रेड उस पर भी पड़े हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम होता है कि इक्वल कंडीशन थी. अब अनइक्वल कंडीशन चल रही थी करेंसीज की इंडिया और पाकिस्तान में. सोशल इफेक्ट से क्या पड़े? होमलेस हो गए कई पीपल और अनएम्प्लॉयड हो गए. लोगों को लूटा जाता था और मारा जाता था. दैट्स वाई सोशल क्राइसिस बन गए थे इकॉनमी में और सोसाइटी में. दैट्स वाई एडवर्स इफेक्ट पड़े हैं हमारी इकॉनमी में फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.